हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिग्विजय सर आज फिर एक बार आप लोगों के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से ज्योग्राफी 12th क्लास का सेट 4 का टर्म 2 के लिए फिर से प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर क्या हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या एक क्या है। हमारा प्रश्न संख्या एक जो है वो है लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए, है ना। तो किसी जनसंख्या समूह में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात में मिलने वाले किसी जनसंख्या समूह में महिलाओं और पुरुषों की संख्या में मिलने वाले अनुपात को महिलाओं और पुरुषों की संख्या में मिलने वाले अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। कहीं कहीं पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में, जबकि भारत में क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के रूप में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो कृषि, उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए खनिज ईंधन की आवश्यकता होती है। इसे ही ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो प्रदूषण जो है वो प्रकृति एवं मानव द्वारा पर्यावरणीय तत्वों में किया जाने वाला अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन कहने का अर्थ ये होता है कि जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वो हो गया तो उसको अवांछनीय कहते हैं। अवांछनीय परिवर्तन है जो उसके भौतिक, रासायनिक, जैविक स्वरूप को बिगाड़ देता है। किसके भौतिक, रासायनिक, जैविक स्वरूप को? तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वरूप को बिगाड़ देता है तथा पर्यावरणीय तत्वों, भूमि, जल, वायु को हमारे लिए प्रतिकूल बना देता है। तिलहन, अगला क्वेश्चन, तिलहन फसल किसे कहते हैं? खाद्य तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्या प्राप्त करने? खाद्य तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे फसलों की कृषि की जाती है, इसे तिलहन फसल कहते हैं। ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है? अगला क्वेश्चन है। तो उद्योग, कल कारखानों से, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि से कई प्रकार के खतरनाक रसायन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हैलोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। और इससे बहुत ही खराब किरण जो है, जो धरती के तापमान को बढ़ा देगा, अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण, वो सीधे सीधे धरती तक पहुंच जाएगा और इससे क्या होगा कि धरती का तापमान में वृद्धि होता चला जाएगा और जीव जंतु, वनस्पति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उसके जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट क्या है। तो विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के संप्रेषण के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वह जल संभर प्रबंधन परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। काहे चलाया जा रहा है? ताकि धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो सके। धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो सके। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष लिखें। तो पाइपलाइन परिवहन एक नवीनतम साधन है। इसके गुण इस प्रकार हैं, बहुत सारे गुण है। देखिए, परिवहन की एक सस्ती, सुगम प्रणाली है। दूसरा कि तेल और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होती है। अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक और तेल शोधनशाला तक आसानी से इससे लाया जा सकता है। उसके बाद फिर है कि इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी गारे के या घोल के रूप में परिवर्तित करके परिवहन किया जा सकता है। फिर इस परिवहन में ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग होता है। ऊर्जा का उपयोग जो है न्यूनतम होता है। असमतल क्षेत्रों और जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। असमतल क्षेत्रों में और जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। संचालन एवं रखरखाव में कम खर्च होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपको पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष। उसके बाद देखिए गुण, अब दोष देख लेते हैं। एक बार निर्माण के बाद इसकी परिवहन क्षमता कम या अधिक नहीं की जा सकती है। एक बार अगर आप इसका निर्माण कर देते हैं तो परिवहन क्षमता को कम नहीं कर सकते हैं और बढ़ा भी नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि सुनसान क्षेत्रों से गुजरती है। सुरक्षा के अभाव में असामाजिक तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं। असामाजिक तत्व जो हैं उस सुरक्षा के अभाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है तो असामाजिक तत्व जो है सो नुकसान, तोड़फोड़ कर सकते हैं। फिर धात्विक खनिजों का परिवहन इससे
नहीं हो सकता है, धात्विक खनिज का परिवहन इससे नहीं हो सकता। तो ये सब इसके दोष हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा परिवहन के गुण, पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष क्या क्या है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग परंपरागत तरीके से नहीं हो रहा है तथा जो अभी प्रायोगिक तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला में आप लिखेंगे सौर ऊर्जा, लिखेंगे कि इसमें असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कम लागत में प्राप्त होने वाली ये ऊर्जा सौर ऊर्जा है। पर्यावरणीय मित्र है यह, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए पर्यावरण मित्र है, निर्माण में सरल है। उसके बाद देखते हैं कैसे इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से आपतित सूर्य किरण को ऊर्जा में बदला जाता है ना। भारत में मरुस्थलीय भाग औसतन 200 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटा की दर से ऊर्जा ग्रहण करती है। गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। विश्व में भारत का 6ठा स्थान है सौर ऊर्जा में। 2017 में 19 गीगावाट और 2018 में 21,651 मेगावाट क्षमता थी। पवन ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा जो है वो पवन पंप मिल या पवन चक्की के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। वायु ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार भारत में 100 मीटर ऊंचाई पर वायु ऊर्जा की 3 लाख मेगावाट संभावना है। 2022 तक 60,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य था और है भी। भारत का विश्व में 4था स्थान है। यूएसए, चीन और जर्मनी के बाद। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग। तो ज्वारीय तरंग एवं महासागरीय जल से ऊर्जा उत्पन्न जो करते हैं उसको हम लोग ज्वारीय या तरंग ऊर्जा कहते हैं। भारत में 8 से 9,000 मेगावाट उत्पादन की संभावना है। खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा, ये सब संभावित क्षेत्र हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर है भूतापीय ऊर्जा, सस्ता और स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है। भूगर्भ में मैग्मा, रेडियो सक्रिय खनिजों के विखंडन से ताप में वृद्धि होती है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म सोता और अति गर्म वाष्प का भी उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसको भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। हिमाचल प्रदेश से कुल्लू के मणिकरण, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पूगा घाटी में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के पूगा घाटी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के तातापानी में भूतापीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है। जैव ऊर्जा, तो जैविक पदार्थों जैसे कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक अपशिष्ट, अन्य अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं, है ना। कूड़ा करकट निपटान में, ग्रामीण आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में, पर्यावरण प्रदूषण को घटाने में, जलावन लकड़ी बचत करने में जैव ऊर्जा का बहुत महत्व है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो है हमारा 10 नंबर जो है हमारा, भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। क्वेश्चन है भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बताना। उत्तर में लिखेंगे भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है जिसके कई कारण हैं, इस प्रकार है। कम उम्र में विवाह, दूसरा है निरक्षरता विशेषकर महिलाओं में, तीसरा है परिवार नियोजन कार्यों का अभाव है। उसके बाद हम देखते हैं पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। चूँकि हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान है, इसीलिए पुत्र की प्राप्ति की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब मेल चाइल्ड की प्राप्ति की इच्छा बहुत तीव्र है यहाँ। उसके बाद हम देखते हैं उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के कारण बच्चे जो हैं वो कम उम्र में ही प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं। कम उम्र में विवाह और कम उम्र में ही बच्चे माँ बनने के लायक हो जाते हैं, माता पिता बनने के लायक हो जाते हैं। फिर है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, इससे भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण का अभाव है हमारे यहाँ, गरीबी, बेरोजगारी, चावल की कृषि की प्रधानता है हमारे यहाँ। चावल में प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, चावल कृषि की प्रधानता है। उसके बाद राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता का अभाव, महामारियों पर नियंत्रण हो गया है जिसके चलते जो है जनसंख्या बढ़ रही थी, जिससे लोग कम बढ़ते हैं और जन्म ज़्यादा हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मृत्यु दर कम होना। फिर उसके बाद भूखमरी, बाढ़, सूखा, अकाल पर नियंत्रण हो गया है। तो इन सभी चीज़ों से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्देशीय प्रवास एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। तो इसमें देखिए अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ऐसे कर देंगे। उसके बाद तो बताएं इसमें पहला अंतर है, एक देश के अंदर
एक राज्य से दूसरे राज्य या एक क्षेत्र से निकटवर्ती राज्य के महानगरों की ओर स्थानांतरण को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं, जबकि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। दूसरा अंतर देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के श्रमिक अहमदाबाद सूरत की ओर तथा पड़ोसी राज्यों से मुंबई अहमदाबाद सूरत इंदौर आदि नगरों की ओर व्यापारी ये लोग आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रवास करते हैं। तो ये भी अंतर्देशीय प्रवास हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसको कहते हैं? तो भारत में विभिन्न देशों से 50 लाख लोगों का अप्रवास हुआ है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि से। मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि जगहों से देशों से लोग यहाँ भारत में आ गए हैं, जिसकी संख्या 50 लाख के करीब है। जबकि उत्प्रवास करने वाले, मतलब यहाँ से जाने वाले, उत्प्रवास के अंतर्गत भारत के लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं 110 देशों में फैले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटते हैं। पहला है आपको कृषि आधारित उद्योग, इसमें सूती वस्त्र, जूट, रेशमी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल इत्यादि। दूसरा है आपका खनिज आधारित उद्योग, इसमें आप बता सकते हैं लोहा इस्पात एल्युमिनियम उद्योग। तीसरा है आपका वन आधारित उद्योग, इसमें कागज, गत्ता, लाख, रेजिन उद्योग। उसके बाद पशु आधारित उद्योग, तो डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग। फिर उसके बाद है आपका उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इसमें वे उद्योग आते हैं जो अन्य उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, धातु बर्तन उद्योग इत्यादि। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जल प्रदूषण का या प्रदूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। और तब हम लोग बताएंगे यहाँ पर कि संक्रामक एवं अन्य खतरनाक रोग उत्पन्न होता है, जैसे हैजा, आंत की कृमि, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, पेचिश इत्यादि। उसके बाद फिर है झील के जल में एस्बेस्टस के अत्यधिक सांद्रण से फेफड़े का कैंसर हो जाता है, इसे एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्बेस्टोसिस। उसके बाद फिर है आपका रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से खेत के पानी में यह मिल जाता है तथा पानी के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। WHO उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार विकासशील देशों में अधिकांश लोग जो हैं, विकासशील देशों में अधिकांश लोग कीटनाशक के जहर से प्रभावित हैं। उसके बाद फिर है आपका पारायुक्त यौगिक जो है, पारायुक्त यौगिक अगर है पानी में मिला हुआ, पारायुक्त यौगिक है अगर, तो अगर मछली उसको खा लेती है पारायुक्त यौगिक को, तो उस मछली को खाने से मानव नेत्र और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसका प्रभाव गर्भवती महिला के भ्रूण के मस्तिष्क पर, कोई महिला गर्भवती है तो उसके भ्रूण के मस्तिष्क पर भी ये जल प्रदूषण का बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे हम? चावल हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान 36% है, चावल का योगदान 36%। चावल उत्पादन में विश्व में चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है भारत का चावल उत्पादन में। 2015 में विश्व का 21.2% चावल उत्पादन हुआ। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 22% भाग पर 2014-15 में चावल की खेती की गई। अनुकूल भौगोलिक दशा इस प्रकार है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के, और अगर 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब चावल की खेती होती है। जल भरा हुआ खेत चावल के पौधे के तीव्र वृद्धि में बहुत सहायक होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और डेल्टाई भाग इसके लिए बहुत अनुकूल है चावल की खेती के लिए। तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। धरातल कैसा होना चाहिए? तो समतल खेत बहुत आवश्यक है, और वर्षा जल या सिंचाई का जल जहाँ ठहर सके। जल निकासी भी आवश्यक है, क्योंकि जल ठहराव से सड़न उत्पन्न होती है जो चावल की खेती के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद देखिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो मिट्टी जो है वो गहरी दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। श्रमिक, तो श्रमिक जो है सस्ता श्रमिक बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है इसमें। यही कारण है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में चावल की खेती प्रधानता से की जाती है। ये तो हो गए दशाएं। आइए वितरण देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड में भी इसकी खेती होती है। पश्चिम बंगाल में आप लिख देंगे अमन, ओस, बोरो जैसे चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, वर्धमान, मिदनापुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं, और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, प्रांत है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पूर्वी उत्तर पूर्वी तराई वाले भागों में सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी आदि जिलों में ये चावल की खेती होती है। पंजाब देख लीजिए, तो पिछले 10 वर्षों में चावल उत्पादन में पंजाब जो है सो पंजाब में 3 गुने की वृद्धि हुई। यहाँ उत्तम किस्म के चावल उगाए जाते हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी सर्वाधिक है। पंजाब में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, जो 2015-16 में 3974 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर कौन कौन से जिले में, तो गुरदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना आदि जिलों में उगाए जाते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में देखिए, तो कावेरी डेल्टाई क्षेत्र, तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरई, कन्याकुमारी में चावल उगाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ को तो चावल का कटोरा भी कहा जाता है ना। यहाँ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर जिलों में चावल की खेती होती है। इसके अलावा तो मैंने बताया ही था, उड़ीसा, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड में भी चावल की खेती होती है। हो सके तो एक नक्शा पर अगर इसको दर्शा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन बनता है इससे। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, है ना। तो उत्तर देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए, जल का तो बहुत सारा उपयोग है ना, तो जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोका और एकत्रित किया जाता है। अंग्रेजी में भी हम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूसेज। यह कम मूल्य वाली एवं पारिस्थितिकी अनुकूल तकनीक है। वर्षा जल के प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं, कहाँ नलकूपों, गड्ढों, कुओं में इकट्ठा किया जाता है। इसके क्या लाभ है भाई, इस इकट्ठा करने से वर्षा जल के संग्रहण में क्या लाभ है। तो इससे धरातलीय और भूमिगत जल उपलब्धता में वृद्धि होती है। धरातलीय और भूमिगत जल दोनों में वृद्धि हो जाती है। भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। फिर हम देखते हैं कि भूमिगत जल पर मानव समुदाय की निर्भरता कम होती है। इससे भूमिगत जल पर जो हम निर्भर रहते हैं, तो अगर वर्षा जल का उपयोग करने लगेंगे तो भूमिगत जल पर हम कम निर्भर हों, उसकी पर निर्भरता घट जाएगी हमारी। और क्या लाभ है इसका, तो नगरों में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने में हमको सुविधा होती है। तो ये सब वर्षा जल संग्रहण के लाभ हैं। इसका उपाय क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण के उपाय हैं इस प्रकार से। टाका, तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में ढकी हुई भूमिगत टंकी। टाका क्या है, राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ढकी हुई भूमिगत टंकी को टाका कहा जाता है। इसका निर्माण घर में या घर के नजदीक ही किया जाता है, टाका हो गया। उसके बाद तालाब एवं झील, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत संरचना है, तालाब एवं झील। फिर उसके बाद देखिए आप प्रस्तर कूप एवं चेक डैम का निर्माण किया जाता है इसमें। फिर आप देख सकते हैं सर्विस कूप के द्वारा छत का वर्षा जल संग्रहण सर्विस कूप के द्वारा। उसके बाद पुनर्भरण कूप। उसके बाद फिर रिचार्ज पिट कहते हैं 1 से 2 मीटर चौड़ा और 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा है। उसके बाद फिर रिचार्ज ट्रेंच, यह क्या है, तो 1 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा और 10 से 20 मीटर लंबी खाई जो है उसको रिचार्ज ट्रेंच कहते हैं। इसमें तली पर मिट्टी, उसके ऊपर बजरी और सबसे ऊपर मोटी बालू की परत बिछाई जाती है ताकि वर्षा जल रिस करके स्वच्छ होकर के पहुँचे नीचे तक, है ना। तो ये हो गया वर्षा जल संग्रहण के उपाय और वर्षा जल संग्रहण किसको कहते हैं, उसका उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी उद्योग के किसी स्थान पर केंद्रित होने की जो प्रवृत्ति होती है उसको उद्योगों की अवस्थिति या उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। इसको बहुत सारे कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कच्चा माल जो है वो वजन ह्रास उद्योग के लिए, कच्चा माल क्षेत्र में ही उद्योग की स्थापना की जाती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, बहुत भारी उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, और उसकी स्थापना जो है वो अगर हम कच्चा माल के क्षेत्र में नहीं करेंगे तो परिवहन व्यय इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो हमारे लिए लाभ की जगह पर हानिकारक हो जाएगा वह उद्योग। तो इसीलिए कच्चा माल का बहुत ज़्यादा महत्व है, और विशेष कर करके वजन ह्रास उद्योग के लिए, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि के लिए, तांबा प्रगलन उद्योग इत्यादि के लिए। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि कच्चा माल जो है वो चुंबक के जैसा काम करता है ना, चुंबक के जैसा काम करता है। और पूंजी तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और गतिशील कारक है। कारखाना को खड़ा करना है, लगाना है, मशीन लगाना है, कच्चा माल को खरीदना है, उसको स्थान पर पहुंचाना है, तैयार माल को भेजना है, सब में पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो पूंजी एक बहुत ही आधारभूत साधन है। उसके बाद शक्ति, तो मशीन चलाने के लिए मशीन चलाने के लिए हमको शक्ति के साधन चाहिए, जैसे कोयला, खनिज तेल से हमको शक्ति साधन प्राप्त होता है। बाजार जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बाजार जो है वह भी इसलिए महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि इससे जो बाजार अगर नज़दीक में होता है तो परिवहन व्यय कम हो जाता है,
और क्या फायदा है बाजार का? परिवहन व्यय कम हो जाता है और उपभोक्ताओं को औद्योगिक उत्पाद जो है वह सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाता है। यदि तैयार माल कच्चे माल की अपेक्षा भारी और शीघ्र नष्ट होने वाला हो और आयतन में अधिक हो तो उद्योग तो निश्चित रूप से खपत क्षेत्र के निकट ही यानी कि बाजार के पास ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे मिट्टी बर्तन उद्योग, कांच उद्योग इत्यादि। सिंदरी तेल शोधक कारखाना भी बाजार आधारित है। ये सब चीज़ हम लोग को याद रखने की जरूरत है। परिवहन, तो परिवहन जो है वो कच्चा माल को उद्योग केंद्र तक पहुंचाने और तैयार माल को बाजार तक भेजने में परिवहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। परिवहन जो है अगर हम देखते हैं कि सस्ता और कुशल यातायात साधन विकसित है तो उत्पादन लागत को कम कर देता है और प्रतिस्पर्धा को सरल बना देता है। रेल, सड़क, हवाई मार्गों से जुड़े नगरों में उद्योग सहजता से स्थापित हो जाता है। परिवहन सुविधा के कारण से ही हम क्या देखते हैं कि लंकाशायर और जापान के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को कच्चा माल मिस्र, भारत, यूएसए से प्राप्त होता है, मैंने कपास आसानी से प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पर कच्चा माल न होते हुए भी परिवहन सुविधा के विकास के कारण से सूती वस्त्र उद्योग इतना फल फूल रहा है। तो भारत के अनेक उद्योग जो समुद्र तट पर आयात निर्यात सुविधा के कारण से ही स्थापित हैं, जैसे मुंबई का सूती वस्त्र उद्योग, विशाखापट्टनम का लोहा इस्पात उद्योग केंद्र, तो ये सब आपको परिवहन में लिखना है। फिर श्रम देखते हैं तो श्रम भी जो है आपको महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिक विकास के लिए, खास करके जैसे आगरा, कानपुर में जूता निर्माण में, फिरोजपुर में कांच का सामान बनाने में, अलीगढ़ में तांबा बनाने में, कोडरमा गिरिडीह में अभ्रक उद्योग में, लंकाशायर में सूती वस्त्र, स्विट्जरलैंड में घड़ी निर्माण उद्योग, ये सब के लिए सस्ता और कुशल श्रमिक अगर नहीं उपलब्ध होता तो यहाँ पर उद्योग का विकास ही नहीं हो पाता। तो श्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद ऐतिहासिक कारक, तो ऐतिहासिक कारक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जिसे आप देख सकते हैं कि किसी स्थान विशेष में किसी उद्योग की सफलता से प्रेरित होकर नया उद्यमी उस क्षेत्र में उसी उद्योग की स्थापना करते हैं। ये ऐतिहासिक कारण का ही प्रभाव है। महाराष्ट्र, गुजरात में सूती वस्त्र, पश्चिम बंगाल में जूट मिल का विकास उन्हीं स्थानों पर हुआ जहां पहले से उद्योग के रूप में, घरेलू उद्योग के रूप में यह विकसित हो चुका था। इसलिए ऐतिहासिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और औद्योगिक नीति, तो ये औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के द्वारा जो ये संरक्षण नीति अपनाई जाती है, भारत में चीनी, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके विकास के लिए संरक्षण नीति अपनाई गई थी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में भी उसके आर्थिक विकास के लिए राउरकेला, भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग का जो है सो स्थापना किया गया। वर्तमान में अनेक प्रकार के प्रशुल्क लगा करके विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को रोक करके देसी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है और यह सरकार करती है। तो सरकारी संरक्षण, औद्योगिक नीति, यह भी महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखें। तो भारत में नगरों का विकास जो है नगरीकरण से जुड़ा हुआ है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगती है, जिससे क्या होता है, नगरीय क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। तो वस्तुतः हम लिख सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन, अन्य सुविधाओं, रोजगार के अवसर, ये सब जो है, ये सब चीज़ रोजगार के अवसर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में ये सब चीज़ जो है अधिक होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन, अन्य सुविधा, रोजगार के अवसर, ये सब अधिक होते हैं और इसीलिए नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होने लगता है। अतः नगरीय जनसंख्या वृद्धि तथा नगरों का विकास होने लगता है। परंतु इसी के साथ अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे मलिन बस्ती का विकास। यूएनओ के अनुसार मलिन बस्ती एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहां अस्वास्थ्यकर वातावरण पाया जाता है। अस्वास्थ्यकर वातावरण पाया जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां चारों ओर गंदगी का साम्राज्य होता है, झुग्गी झोपड़ी दिखाई देता है, मकान निम्न स्तरीय पदार्थों से निर्मित होते हैं। यहाँ स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। धारावी जो है, धारावी मुंबई की बस्ती है, एक वो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, जो गंदगी का साम्राज्य वाला क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं नगरीकरण का दुष्प्रभाव क्या है। जल प्रदूषण होता है नगरीय अपशिष्ट के जलाशय में प्रवाहित करने से। उसके बाद वायु प्रदूषण, वाहनों, कारखानों की चिमनी से निकलने वाला काला धुआं, ये सबसे वायु प्रदूषण फैल रहा है। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत हो रहा है नगरीकरण के कारण से। इतने सारे गाड़ियाँ, मशीन, कल कारखाना, ये सब से इतने आवाज़ निकलते हैं। डीजे का प्रयोग भी हो रहा है बहुत तेज़ी से, कार्यक्रम वगैरह होता रहता है, तो उस वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वायु प्रदूषण जो है वाहन, कारखाना की चिमनी से, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण है वो भूमि निम्नीकरण के कारण की समस्या। मृदा प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण की समस्या भी नगरीकरण के कारण से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 19 हम देखते हैं।
निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। किसको किसको? विशाखापत्तनम, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, सलेम, ये सब जो हैं आपके लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं और इसको भारत के नक्शा पर दर्शाना है। तो बहुत आसान है इसको दर्शाना। और ये समझिए कि अगर जो बच्चा जान रहा है वो बहुत जल्दी में 5 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकता है, सुरक्षित कर ले सकता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र में। तब जमशेदपुर देखिए झारखंड में, अपना झारखंड में है ये जमशेदपुर। राउरकेला उड़ीसा में है, देखिए यहाँ पर राउरकेला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशाखापत्तनम, यहाँ पर विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर, यहाँ नीचे में इधर। उसके बाद सलेम देखिए तमिलनाडु में, यहाँ सलेम है ना। तो इस तरह से आपने देख लिया सेट 4 का ज्योग्राफी का प्रश्नोत्तर को। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़ और आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये सुविधा देने वाला है और आपके रिजल्ट को बहुत सुधार देगा। अगर आप इसको अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो झारखंड टॉपर भी बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको पूरा अमल करेंगे तब। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।